बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर है और दिन है बुध का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ साहिबा के केस की अहम समाअत है। गो के उनके वकील ने इल्तवा मांग रखा है, वो आज पेश नहीं होंगे। लगता यही है क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होना है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो पिछली समाअत थी 17 नवंबर रोज़ बुध की, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। दरमियान में बहुत सारी ऑडियोज़, वीडियोज़, लीक्स, ये चीज़ें चल रही थी। पॉलिटिकल हाइप बहुत ज़्यादा थी और इशूज़ बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो नहीं बता सका था। वो मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि उस समाअत को मुस्लिम लीग नून ने अपने लिए बहुत हौसला अफजा करार दिया और मरीम साहबा ने ट्वीट भी किए, उसके स्क्रीनशॉट्स, वो जो ग्राफिक्स चली थी चैनल्स के ऊपर। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरीम साहबा ने उन्हीं जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स को अपने हक में इस्तेमाल किया, जिन आमिर फारूक साहब के मुतल्लिक, यानी 17 नवंबर को ये समाअत थी। 17 नवंबर को दिन 12 बजे और उससे 48 से तकरीबन 52 घंटे पहले खबर छपी थी। सुबह सुबह जब अखबार आया जंग और दी न्यूज़, जिसमें राना शमीम का बयान हल्फी था और उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब का नाम था। और जब ये समाअत हुई, आमिर फारूक साहब ने जो रिमार्क्स उनके थे वो भी मैं आपको पूरी समाअत बताता हूँ और 8 सवाल आपके सामने रखता हूँ, जिन सवालों का अगर नैब जवाब ना दे सका तो मरीम साहबा बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगी। और अगर नैब उन 8 सवालों पर इस्लामाबाद कोर्ट को मुतमिन करने में नैब के वकला कामयाब हो गए तो मरीम साहबा जिस दिन इस केस का फैसला आएगा उस दिन वो गिरफ्तार होकर और जेल चली जाएंगी। लेकिन उस दिन जब ये रिमार्क्स आए तो मुस्लिम लीग नून के लोग बहुत खुश थे और उनको ये उनका ख्याल था कुछ लोगों का कि क्योंकि ये बयान हल्फी आ गया है तो अब आमिर फारूक साहब जो है उनके ऊपर एक समझे कि दबाव है और उस वजह से अब ये केस को ठीक तरह से लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ एक और मौक़िफ़ है, दूसरा मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि आमिर फारूक साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम था तो उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए ताकि न्यूट्रलाइज़ कर सके चीज़ों को। लेकिन बहरहाल एक ही समाअत के ऊपर कोई भी तासुर कायम करना दुरुस्त नहीं है। जैसे जैसे केस आगे चलेगा चीज़ें वाज़ेह होंगी, लेकिन मेन जो जिम्मेदारी है वो नैब के इदारे पर है। एक चीज़ आपको बता दूं, उस समाअत पर जो राना शमीम के बयान हल्फी की खबर के कोई 48 से 52 घंटे बाद हुई, आमिर फारूक साहब की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं था, ना ही कोई दबाव जो है वो नज़र आया। अब आप ये देखें कि अच्छा, ये जब समाअत शुरू हुई तो इरफान कादिर साहब ने कुछ एतराज़ात किए कि जी मैं जो ऑर्डर आपने लिखा उस ऑर्डर में ऐसी चीज़ें लिखी गई जो मैंने नहीं कही थी, मैंने अभी और दलाइल देने हैं, आपने लिखा कि मैंने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। उस पर जो अब ऑर्डर को चेंज करके जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया उसका मतन भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें वजाहत कर दी गई है कि इरफान कादिर साहब ने ये नहीं कहा था और इरफान कादिर साहब को भी वाज़ेह किया गया कि आप मज़ीद दलाइल दे सकते हैं, आप पे दलाइल का दरवाज़ा बंद नहीं किया गया। उसके बाद आज जनाब 8 सवाल कौन से हैं, उसके बाद मैं समाअत का मुकम्मल अहवाल आपको बताऊंगा। पहला सवाल यह है कि नैब के पास क्या सबूत है कि मरीम नवाज़ उन 2 कंपनीज की बेनिफिशियल ऑनर हैं जो कि फ्लैट्स ऑन करती हैं। दूसरा, FIA और BVI के दरमियान लेटर्स का तबादला सिर्फ कम्युनिकेशन है, कानून शहादत के तहत इसको ऑनरशिप के सबूत के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह भी कहा कि नैब का मरीम नवाज़ के बेनिफिशियल मालिक होने से मुतलिक, बेनिफिशियल ऑनर होने से मुतलिक जिस गैर मुल्की फाइनेंशियल एजेंसी के खत पर इन्हिसार है, हमारा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कानून शहादत के तहत वो कोई अहमियत रखता है। चौथा, मरीम नवाज़ का सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रस्टी होने का मौक़िफ़ उनके क्योंकि एक CMA के ज़रिए था और उस पर जिस एडवोकेट और रिकॉर्ड के दस्तखत थे उसको तहकीकात का हिस्सा बनाया गया या नहीं बनाया गया, और उस एक CMA की बुनियाद पर कैसे मरीम साहबा को जो है वो उसको सबूत के तौर पर मरीम साहबा के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा ये था कि ऑफशोर कंपनीज कैसे काम करती हैं, उनकी लीगल रिजीम के बारे में सवाल हुआ BVI में। पांचवा ये था कि शेयर बेरर सर्टिफिकेट्स जो है क्या वो जो अक्यूज है मरीम नवाज़ उनके कब्जे में थे, क्या उनसे रिकवर हुए। छठा सवाल यह है कि बेनिफिशियल ऑनर का सवाल 342 का जो बयान है उसमें मरीम साहबा से पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, अगर पूछा गया था तो उनका जवाब क्या था। सातवां सवाल है कि मरीम नवाज़ साहबा ने जुर्म में अपने वालिद की मुआवनत और सहूलतकारी कैसे की। और आठवां सवाल ये भी है कि क्या पहले नवाज शरीफ पर जुर्म साबित हुआ था कि ये जो है फ्लैट्स गलत तरीके से उन्होंने जो है वो परचेज़ की और उसके बाद फिर मरीम के पास ये आए, तो अब मरीम जवाब दे। अब हुआ क्या, उस्मान जी राशिद चीमा साहब जो हैं, बैरिस्टर उस्मान जी राशिद चीमा, उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस यह है कि नवाज शरीफ लंदन फ्लैट्स के मालिक हैं जो जिनको 2 ऑफशोर कंपनीज ऑन करती हैं, नेल्सन और नेस्कोल, और मरीम नवाज़ साहबा जो है वो अब उसकी बेनिफिशियल ऑनर हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने एक ट्रस्ट डीड पेश की जो कि जाली थी।
कैप्टन सफदर ने इस जाली डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए थे। और जब उन्होंने एक मौके पर पब्लिक नॉलेज की बात की तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे आमिर फारूक साहब के। उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल अपील है, हमें सबूत दिखाएं, पब्लिक नॉलेज पर ना जाएं। मीडिया, अखबारात, प्रेस में क्या चल रहा है, इस अदालत के बाहर क्या चल रहा है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक सिर्फ उन मौजूद दस्तावेजात से है। हमने आपको आखिरी समात पर बिल्कुल वाज़ेह कहा था कि हमें दस्तावेजात दिखाएं, हमें सबूत दिखाएं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ से सेकंड स्टेज पर मरियम है, प्रिंसिपल एक्यूज हमारे सामने नहीं है, तो आपने सेकंड स्टेज से मामला शुरू करना है। आमिर फारूक साहब ने कहा कि पहले अब ये बताएं कि नवाज शरीफ पर इल्जामात क्या थे, वहां से शुरू करें तो फिर सेकंड स्टेज पर आए। ये बताएं कि असल केस क्या है, कि बेनिफिशियल ओनर नवाज शरीफ है या मरियम। अपार्टमेंट्स लेना तो कोई जुर्म नहीं है, इसमें गलत क्या हुआ था जिसको आपने जुर्म बनाया है। उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अगर प्रिंसिपल एक्यूज के खिलाफ ही केस साबित नहीं होगा तो मुआवनत और सहूलतकारी वालों को क्या हो सकता है, ये सवाल है। फिर उनके बारे में क्या आप कहेंगे कि अगर एक चीज़ उसके ऊपर साबित ही नहीं हुई तो फिर सहूलतकारी कहाँ से आ गई, फिर मुआवनत कहाँ से आ गई, ये सवाल है जिसका जवाब आपको देना होगा। अब ये भी बताएं कि नवाज शरीफ के पास आपने कैसे साबित किया कि उनके पास इन फ्लैट्स को खरीदने के जराए नहीं थे। आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप पहले चार्ज पढ़ लें कि आप क्या कहते हैं कि ये आमदन से ज़्यादा सासों का केस है, और उन्होंने ये वाज़ेह किया कि हम समझने के लिए ये सवाल आपसे कर रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को कोई जायदाद गिफ्ट कर रहा है तो क्या उससे पूछ कर गिफ्ट करेगा? क्या अगर वालिद ने कोई चीज़ गलत तौर पे भी जो है वो ली है और वो बेटी को गिफ्ट कर देता है तो क्या बेटी उसके उस जुर्म में मुआवनत और सहूलतकार हो जाएगी? आमिर फारूक साहब ने कहा कि ऑफशोर कंपनी में ओरिजिनल ऑनरशिप छुपाई जाती है, मालिक उसी को समझा जाता है जिसके पास शेयर बेरर सर्टिफिकेट होते हैं। आपने मीडिया या पब्लिक नॉलेज से नहीं, सबूतों से ये बात समझानी है कि आप क्या लेकर आए हैं जिससे ये साबित होता हो कि प्रॉपर्टी टाइटल किसका है। 8-10 डॉक्यूमेंट हैं, 6000 सफ़ात में जाने की जरूरत ही नहीं है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि प्रिंसिपल एक्यूज अगर सोर्स नहीं बता सकता तो जिसको बाद में वो असासा मुंतकिल हुआ, जो बेनिफिशियल ऑनर के लिए जो नताइज होंगे, क्या जो पहले के लिए जिसने वो ख़रीदे थे, क्या वो नताइज उसको भुगतने होंगे जिसको उसके बाद वो ट्रांसफ़र हुए? क्या उसको भी सोर्स बताना होगा जिसको वो फ्लैश ट्रांसफ़र हुए? आमिर फारूक साहब ने कहा कि फ़र्ज़ कर लें कि एक असासा गलत तरीके से बनाकर वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो जिसको ट्रांसफ़र किया जाए वो जुर्म में मुआवनत और सहूलतकारी कैसे कहलाएगा? सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं, ट्रायल का अपना थ्रेशोल्ड है, वरना तो इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को सामने रखकर सजा सुना दी जाती। ट्रायल होना है और प्रोसिक्यूशन ने हर चीज़ को साबित करना होगा, यानी ट्रायल होना होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे भी दे तो उसके बाद ट्रायल होना होता है और ट्रायल में हर चीज़ को साबित करना होता है। बैरिस्टर उस्मान साहब ने कहा कि FI ने खत लिखा था कि बताया जाए बेनिफिशियल ओनर कौन है और ट्रस्टी कौन है। उसके जवाब में जो है मोज़ेक फोंसेका ने खत लिखा था कि बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर है। सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब ने भी कुछ जवाब दिए, उन्होंने भी अदालत को बताया, कोलैबोरेटिव फ़ॉन्ट वाली बात की। आमिर फारूक साहब ने कहा कि ट्रस्ट डीड का सवाल बाद में आएगा, पहले ये बताएं कि बेनिफिशियल ऑनर थी या नहीं। सरदार मुजफ्फर साहब ने कहा कि मरियम नवाज ने कहा था कि मैं ट्रस्टी हूँ, बेनिफिशियल ऑनर हुसैन नवाज हैं, इन्होंने जो ट्रस्ट डीड दी वो जाली थी। आमिर फारूक साहब ने कहा कि कहा जाता है कि आमदन से ज़्यादा असासों में बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पर है, यानी 12 सबूत उस शख्स पर है जिसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले ये तो साबित करें कि मालिक कौन है। ये बर्डन प्रोसिक्यूशन को शिफ्ट करना होगा अक्यूज पर। हमने कानून शहादत पर जाना है। हो सकता है कि BVI और पनामा का कानून कुछ और हो, लेकिन हमने तो अपने कानून पर जाना है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जरूर हैं, लेकिन आपने अपना केस क्रिमिनल ट्रायल के तहत साबित करना है। आमिर फारूक साहब ने कहा कि 2 लाइनों का केस है कि ये 4 फ्लैट्स हैं, ये 2 कंपनीज हैं, बेनिफिशियल ओनर नवाज शरीफ थे, उसके बाद ट्रांसफर होकर मरियम के पास आ गई, अब आजकल वो बेनिफिशियल ओनर है। उस्मान चीमा साहब ने कहा कि हमने इनसे सोर्स पूछा, तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि सोर्स से पहले साबित तो करें कि ऑनरशिप किसकी पास है, आप अपना बर्डन तो डिस्चार्ज करें, उसके लिए आपके पास क्या सबूत हैं पहले ये बताएं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि क्या वालिद को कोई जायदाद बेटी को ट्रांसफर करने के लिए बेटी को की कंसेंट लेना होगी कि मैं तुम्हें ये जायदाद ट्रांसफर करना चाहता हूँ, अपनी कंसेंट दो। अगर आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पर, क्योंकि वो बात हो रही है, वो जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने एक CMA दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका बहुत हवाला दिया जा रहा था। कहा गया कि अगर आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पर कोई चिट्ठी लिख देते हैं तो क्या वो कल को मुकम्मल और हतमी सबूत बन जाएगी ऑनरशिप की? ऐसे तो नहीं हो सकता। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि कम्युनिकेशन एक फैक्ट तो बता रही होगी लेकिन हतमी सबूत नहीं होगा। हो सकता है कि वकील ने गलत लिख दिया हो, और यहाँ पर वकील को ऑथराइज किया जाता है कि वो क्लाइंट के बिहाफ पे कुछ भी लिख के दे सकता है। अगर वकील गलत चीज़ लिख देगा तो क्या वो सबूत हो जाएगा उसके क्लाइंट के खिलाफ? मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अगर शेयर बेरर सर्टिफिकेट आज किसी और के पास हो तो बेनिफिशियल ओनर तो वो होगा। आमिर फारूक साहब ने कहा कि जज साहब ने अहम बात की है,
आप कह रहे हैं कि FIA को 2012 में जो जवाब आया था उसमें लिखा गया था कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ऑनर है। हो सकता है 2014 में बेनिफिशियल ऑनर कोई और हो गया हो। केस था 2018 में, 2012 के लेटर पर 2018 में रिलाय कैसे कर सकते हैं? आपको उन्हीं तारीखों में साबित करना होगा जब ये ट्रायल चल रहा था कि मरियम ही बेनिफिशियल ऑनर हैं। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि आपने दौरान तहकीकात शेयर बेरर सर्टिफिकेट रिकवर किए थे, अक्यूज जो मुलजमा हैं मरियम नवाज उनसे रिकवर किए थे। और साथ ही आमिर फारूक साहब ने कहा कि बाहर के एक रेगुलेटर के लेटर पर किसी को सजा कैसे दे सकते हैं? मनी ट्रेल की जब बात की गई सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब की जानिब से और बैरिस्टर उस्मान साहब की जानिब से, तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि पब्लिक परसेप्शन और मीडिया परसेप्शन एक चीज़ है, असल डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं ये दूसरी चीज़ है। बार बार कहा है कि हम रिकॉर्ड पर जाएंगे। मैं कहता हूं कि चिट्ठी जो आई है भले ठीक ही हो, बेनिफिशियल ऑनर मरियम सफदर ही हो, लेकिन हमने सबूतों पर जाना है क्योंकि ये क्रिमिनल ट्रायल और अपील है। सबूतों से साबित हुआ है या नहीं। पब्लिक नॉलेज और पब्लिक परसेप्शन एक चीज़ है, हम किसी को पब्लिक परसेप्शन पर सजा नहीं दे सकते। एक तयशुदा बात है, एक कॉमन नॉलेज होती है, एक कॉमन एक्सेप्टेंस होती है, लेकिन हम क्रिमिनल केस में किसी को अवामी तासुर पर सजा नहीं दे सकते। बार बार कह रहे हैं कि आपने वो सबूत दिखाने हैं जिससे आपने वो थ्रेशोल्ड मीट किया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ मुल्जमान पर शिफ्ट किया है। हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा, ट्रस्ट डीड ठीक थी, जाली थी, ये बाद में ये बात आएगी। आप 1990 की बात कर रहे हैं, मरियम नवाज की उस वक्त उम्र क्या थी? तो मरियम नवाज साहब ने पीछे से जवाब भिजवाया कि 7 साल उम्र थी। तो उन्होंने कहा 7 साल की बच्ची का जरिया आमदन नहीं हो सकता। अगर उस वक्त खरीदे गए तो मरियम मालिक या बेनिफिशियल ऑनर नहीं हो सकती। 1993 में उन्होंने कहा 1993 में हुई, तो उन्होंने कहा उस वक्त भी उम्र कम ही थी। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि आप हमारी एंग्जाइटी समझ रहे हैं कि हमने कानूनी शहादत में रहते हुए सब देखना है। उस्मान चीमा साहब ने कहा कि जी बिल्कुल हम नोट कर रहे हैं और अगली समाअत पर आपको जवाब देंगे। तो अगली समाअत पर ये मुलतवी कर दिया गया था 24 नवंबर तक, यानी आज बुध की तारीख तक। और आज जो है वो ज़ाहिर है 2 दिन पहले ही वो दरख्वास्त आ गई उनकी कि इल्तवा, उन्होंने तारीख मांग ली। उनके वकील ने मरियम साहब तो ज़रूर आएंगी क्योंकि ज़ाहिर है उनको इस्तिस्ना हासिल नहीं है, ना उन्होंने इस्तिस्ना मांगा है। और मुझे लगता है कि नैब की टीम जो तैयार होकर आई थी वो उस एप्लीकेशन पर होकर आई थी जिसमें बरीयत फौरी तौर पर मांग रहे थे इरफान कादिर साहब मरियम साहिबा की दरख्वास्त पर। वो तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए कि इतने स्पेसिफिक और केस जिन बुनियादों पे खड़ा हुआ है उन बुनियादों के एकदम से नैब से सवालात की बौछार होगी। लेकिन नैब को तैयार होना चाहिए था, नैब की तैयारी नहीं थी। और नैब के वकला अगर साबित ना कर सके तो ज़ाहिर है मरियम साहबा बरी होंगी। इसमें आप अदालत को, जजेस को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। साबित जो है वो वकला को ही अपना केस साबित करना होगा। बहरहाल आगे चल के देखते हैं। और आज की समाअत इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि साकिब निसार साहब की जो एक ऑडियो लीक्स आई हैं उसके बाद ये आज पहली समाअत है। पिछली समाअत राना शमीम साहब के बयान हल्फी के बाद पहली समाअत थी, उस पर तो हमने देखा कि जजेस के ऊपर कोई दबाव नहीं था। अलबत्ता नून लीग की जानिब से दावे उनके कुछ लोग कर रहे हैं कि जी जो दबाव है जजेस पे, और इसलिए अब ये ठीक लाइन पे चल पड़े हैं जिस लाइन पे जाना चाहिए था। दूसरी साइड कहती है कि जजेस न्यूट्रलाइज करने के लिए और एक तासुर देने के लिए हम न्यूट्रल हैं, और उन्होंने इसलिए ये इतने रिमार्क सख्त जो हैं वो नैब के ख़िलाफ़ दिए। लेकिन सवाल बड़े जेन्युइन थे और इसका जवाब नैब की टीम को देने होंगे। अब देखते हैं आज केस चलता है नहीं चलता, और नहीं चलता तो अगली समाअत कब मुकर्रर की जाती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। हकीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।